नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार मिल जाता है? ये सवाल खुद को स्टैंड अप कॉमेडियन कहने वाले कुणाल कामरा के संदर्भ में शुरू होता है। कुणाल कामरा ने 4 दिन में 3 पैरोडी वीडियो डाले। 22 मार्च को उनका पैरोडी सॉन्ग आया जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा गया था। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। ये बात एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी, उनके लाखों कार्यकर्ताओं, उनके सहयोगी बीजेपी को चुभ गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी चुभी। क्या किसी को गद्दार कह देना कॉमेडी है? तब तो राज्यसभा में मेवाड़ के महाराजा राणा सांगा के बारे में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने जो कुछ कहा उसे भी कॉमेडी मान लिया जाएगा। और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। खैर, पहले कुणाल कामरा की पैरोडी छाप कॉमेडी सॉन्ग नंबर 2 की बात करते हैं जो 25 मार्च को आया। उसमें देश की अर्थव्यवस्था पर कटाक्ष किया गया था। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश। पहले एकनाथ शिंदे को गद्दार बताने वाले कामरा 2 दिन में ही प्रकांड अर्थशास्त्री बन गए, जिन्हें लगता है कि देश कंगाल हो जाएगा। ये उस देश की कंगाली की आशंका या दुआ या कि जैसी उनकी भावना है कि वो भारत के बारे में ऐसा सोच रहे हैं जो आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है और जिसके टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होने की प्रबल संभावना दुनिया जता रही है। देश की इकोनॉमी पर कंगाली के काले बोल से मन नहीं भरा तो 26 मार्च को कुणाल कामरा का तीसरा पैरोडी सॉन्ग आया। अब की बार निशाने पर निर्मला सीतारमण आई, जो देश की वित्त मंत्री हैं और जिनके नाम सबसे लंबे समय तक लगातार भारत की वित्त मंत्री रहने का रिकॉर्ड है। उनके बारे में कामरा ने कुछ ऐसा कहा। पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई, कहते हैं इसको निर्मला ताई। यहाँ तो नाम लेकर कुणाल ने निर्मला सीतारमण पर हमला बोला। जब पहली बार एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया था तो कामरा ने नाम नहीं लिया था, लेकिन जो कुछ कहा वो शिंदे पर ही था। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। ये बात सबको पता है कि एकनाथ शिंदे ठाणे में कभी ऑटो रिक्शा चलाते थे और आज भी वो दाढ़ी रखते हैं। शिंदे ही उद्धव ठाकरे की पार्टी से निकलकर ज्यादातर विधायकों के साथ गुवाहाटी गए थे। अगली लाइन में कामरा बोलते हैं कि मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। अब सवाल है कि पार्टी तोड़ देना बगावत तो हो सकती है, गद्दारी कैसे होगी? और अगर गद्दारी है तो 2019 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने चुनाव तो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन चुनाव के बाद एनसीपी और कांग्रेस के साथ जो महाविकास अघाड़ी बना ली थी वो क्या गद्दारी नहीं थी? जनता के बीच उद्धव गए थे हिंदुत्व के नाम पर, बीजेपी के साथ सहयोग के नाम पर, लेकिन चुनाव बीता तो मुख्यमंत्री बनने के लिए उस कांग्रेस से हाथ मिला लिया जिसके विरोध में उद्धव के पिता बाल ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी। 2004 में एक टीवी इंटरव्यू में बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा और अगर मुझे मालूम होगा कि ऐसा हो रहा है तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। हिंदुत्व के लिए ही शिवसेना को मान सम्मान मिल रहा है। लेकिन जब कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे ने हाथ मिलाया तो उन्हें अपने पूज्य पिताजी के ना तो विचार याद आए और ना ही उनके ख्वाब याद आए। याद तो सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी थी जो उन्हें मिल गई, लेकिन उद्धव ठाकरे की दुकान एकनाथ शिंदे ने बंद कर दी। पार्टी के इतने ज्यादा विधायक उनके साथ आ गए कि सुप्रीम कोर्ट से असली शिवसेना उनकी पार्टी को ही माना गया। 2019 में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा दिया, लेकिन कामरा ने तब तो उद्धव को गद्दार बताने वाला कोई पैरोडी सॉन्ग नहीं बनाया। इसलिए जब 22 मार्च को कामरा की कथित कॉमेडी शिंदे पर आई तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए। 23 मार्च की रात को शिव सैनिकों ने मुंबई के खार इलाके में स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ की, जहां कामरा का शो हुआ था। इतना ही नहीं, तुरंत जवाब में एक और पैरोडी सॉन्ग आ गया जिसमें शिंदे का महिमा बखान था। ठाणे की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा लगाए, हाय हाय
एक झलक दिखलाए कभी भी पक्ष की नींद उड़ जाए। इन सबके बीच एकनाथ शिंदे का भी एक बयान आया कि किसी पर हाथ से व्यंग्य करना, कटाक्ष करना गलत नहीं है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा होती है। कुणाल कामरा ने जो किया, ऐसा लगता है कि उन्होंने सुपारी लेकर ऐसा किया है। कटाक्ष करते समय शिष्टाचार बनाए रखा जाना चाहिए, वरना एक्शन का रिएक्शन भी होता है। सुपारी से याद आया कि जिस तरह उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि उनका और कामरा का डीएनए एक है, वो एक शंका, एक रहस्य पैदा करता है कि कहीं कुणाल कामरा उद्धव ठाकरे एंड कंपनी की शह पर ही ये सब तो नहीं कर रहे। इस बीच 25 मार्च को मुंबई पुलिस ने भी कामरा को शिंदे के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए नोटिस दे दिया। गद्दार कहना वाकई आपत्तिजनक होता है। किसी को गद्दार कहना उसके पूरे चरित्र को मटिया मेट कर देना है। अगर शब्दों के मायने पता रहे तो इंसान फूंक फूंक कर कदम रखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए कोई रणवीर इलाहाबादी अपने माता पिता पर बेहद फूहड़ और अश्लील टिप्पणी कर देता है और कोई समय रैना और अपूर्व मखीजा उस पर ठहाके लगाते रहते हैं। हम फिर से कुणाल कामरा पर ही लौटते हैं। कुणाल कामरा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान योगेंद्र यादव के साथ दिखते हैं। ये भी अनायास नहीं है कि दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद उनको अपना हीरो नजर आता है। उसके साथ बड़े गुमान से वो तस्वीर खिंचवाते हैं। आप इस तस्वीर में देखिए तो नागरिकता कानून के विरोध में आंदोलन चलाने वाले खालिद सैफी और नदीम जैसे लोग कुणाल कामरा के दोस्त हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि तुष्टीकरण वाली राजनीति के गैंगधारी कुणाल कामरा के पक्ष में प्रलाप करने लगे हैं। एक व्यक्ति जो एक राज्य का उप मुख्यमंत्री है, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उसने कभी देशद्रोह किया हो, उसे कोई कैसे गद्दार कह सकता है। लेकिन कुणाल कामरा के समर्थन में जया बच्चन जैसे लोग भी उतर आए हैं, जो एक समय पर रेडियो जॉकियों के सांसदों की मिमिक्री करने पर भी भड़क जाती थी और एक वक्त तो ये भी कहा था कि रेडियो जॉकी को सांसदों विधायकों की नकल से रोका जाए। रेडियो जॉकी का मिमिक्री करना गलत है, लेकिन इन 21वीं सदी के क्रांतिवीरों और वीरांगनाओं को किसी को गद्दार कहना गलत नहीं लगता। आज स्टूडियो में तोड़फोड़ से कुणाल कामरा तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन जब उद्धव सरकार में फिल्मी अभिनेत्री कंगना रनौत का घर टूटा था तो संजय राउत के साथ मिलकर कुणाल कामरा खुशियों का इजहार कर रहे थे। करके वीडियो बहुत बार देखा। ठीक है, कर लो आप। दुख नहीं हुआ मेरे को, तो देखते रहो आप। मेरे को अच्छा लगा। किसी का घर गिरा, एक महिला का घर गिरा और सत्ता के मद में चूर लोगों ने अपने ईगो मसाज के लिए उसका घर तोड़वा दिया और उस पर कुणाल कामरा को मजा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। क्या यही कॉमेडी है? और हाँ, इसी पूर्वाग्रह और दुराग्रह भरी पैरोडी और कॉमेडी वाले कुणाल कामरा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर कोई कॉमेडी की क्या? कोई पैरोडी वाला सॉन्ग गाया? नहीं गाया। जबकि तेलंगाना में 2 महिला पत्रकारों को इसलिए गिरफ्तार करवा दिया गया क्योंकि उन्होंने रेड्डी के खिलाफ बोलने वाले आदमी का इंटरव्यू किया था। इस पर रेड्डी ने कहा कि इन टिप्पणियों को लेकर उनका खून खौल रहा है और वो चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये पोस्ट की है उनके कपड़े उतार कर परेड कराई जाए। क्या किसी मुख्यमंत्री की ये भाषा हो सकती है? लेकिन मस्खरेपन को कॉमेडी का नाम देने वाले कुणाल कामरा ने इस पर मुंह बंद कर लिया। सवाल है कि क्यों? ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? लेकिन कुणाल कामरा इस सिलेक्टिव अप्रोच के साथ ये भी कह रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे और उन्हें भीड़ से डर नहीं लगता। कॉमेडी एक हास्य है, लेकिन जब उसका विंडिक्टिव या सिलेक्टिव इस्तेमाल होता है तो वो हास्यास्पद हो जाती है और जब उसमें एजेंडा शामिल हो जाता है तो वो घृणास्पद हो जाती है। अश्लीलता कॉमेडी नहीं होती। आप ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों को देखिए, छोटी छोटी बातों में चुटकी और तंज भी होता है, हंसी भी होती है, लेकिन उस हंसी में आपको किसी का अपमान नहीं दिखेगा। आज कुणाल कामरा पर एक्शन को लेकर सवाल उठ रहा है, लेकिन इंग्लैंड में एक वक्त पर वहां के सबसे चर्चित नेता और प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल के साथ भी यही हुआ था। चर्चिल प्रधानमंत्री थे, वो दूसरे विश्व युद्ध का समय था। किसी आदमी ने उन्हें मूर्ख कह दिया, पुलिस उस आदमी को पकड़ कर ले गई। संसद में विपक्ष ने हंगामा मचाया, सवाल उठाया। चर्चिल जवाब देने के लिए उठे। उन्होंने कहा कि उस आदमी की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई कि उसने मुझे मूर्ख कहा, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि युद्ध के समय में उसने ऐसी सीक्रेट बात को सबके सामने क्यों खोल दिया। पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन उस आदमी को नहीं छोड़ा गया।
बोले भारत की इस वीडियो में आज इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।